बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल कमाई की क्या रहे आपकी तैयारी। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका शो में, और पूरी रिसर्च टीम का भी परिचय करा दें। कुशल से हम जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, और 31 मार्च से निफ्टी में क्या बदलाव होंगे, साथ ही 1 अप्रैल से गैस कितनी महंगी होगी बताएंगे वरुण हमें, और महंगे फर्टिलाइजर से कैसे मिलेगी राहत जानेंगे तरुण शर्मा से। लेकिन उससे पहले आज बाजार में कैसा कारोबार रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज बाजार में कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, मगर दोपहर बाद बाजार में लौटी तेजी टिकाऊ रही और आखिर में बाजार बढ़त के साथ ही बंद हुए। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 17,325 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ 57,900 के पार बंद हुआ। बैंकों ने भी बाजार का साथ दिया। बैंक निफ्टी 137 अंक बढ़कर 35,847 पर बंद हुआ। और एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा क्या कहता है, जरा आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 35.5 करोड़ रुपए की आज की है खरीदारी, जबकि डीआईआईज ने आज की है 1,713 करोड़ रुपए की खरीदारी। और अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज की ये तेजी कितनी टिकाऊ है। आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार रहा। वैसे तो दुनिया भर के बाजारों से जिस तरह के संकेत थे उसको देखकर लगा ही था कि मजबूत शुरुआत होगी, सेंचुरी मारकर शुरुआत के संकेत दे रहा था। और कल आखिरी घंटे में जो रिकवरी आई बाजार में, उससे भी थोड़ा सा मूड माहौल ठीक था। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े कम होते दिखे। कच्चा तेल तेजी से 10% गिरा, वो भी पॉजिटिव था। हमारी अच्छी रिकवरी, वायदा कारोबार में महीने की एक्सपायरी के ठीक पहले थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग, रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव कम होने की खबरें, यानी कि लगभग सारे ट्रिगर्स आज आपके लिए शुरुआत करने के लिए बेहतर थे। लेकिन उतने मजबूत खुले नहीं, खुले थोड़े मजबूत। उसके बाद दिन भर टाइम पास, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, सीमित दायरे में। अच्छा, बीच में बैंक निफ्टी तो कई बार लाल निशान में भी फिसलता हुआ दिखा। लेकिन सबसे बढ़िया चीज ये थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुके और उसके नीचे गिरे नहीं। मतलब कि बैंक निफ्टी पर 17,225 17,250 की रेंज को होल्ड किया, निफ्टी पर 35,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट था, वो होल्ड किया। और आखिरी 1-1.5 घंटे में जो मूड बना बाजार का तेजी का, शानदार, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद। और ये जो ट्रिगर आया वो इस कारण से आया कि रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत की संभावनाएं बढ़ गई। अच्छे लेवल पर बातचीत तो हो रही है, अच्छे लेवल पर, और दोनों देश समझौते के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। ये संकेत जो आए, ये जो खबरें आई, इसकी वजह से डाउ फ्यूचर्स भी 150 पॉइंट उछल गए, और हमारे बाजार भी अब तक की जो हमने इसी हाल ही के करेक्शन में जो सबसे लोएस्ट क्लोजिंग 16,000 के नीचे के देखी थी, 15,863 के आसपास, वहां से दौड़ लगाते 17,325 की अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग देखिए। बैंक निफ्टी हालांकि अपनी बेस्ट क्लोजिंग से 400-500 पॉइंट दूर जरूर है, लेकिन फिर भी 36,000 के बेहद करीब थोड़ा सा नीचे बंद होने में कामयाब रहा। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, और खासतौर से दिग्गजों से बाजार को बढ़िया सहारा और सपोर्ट मिलते हुए नजर आया। तो बाजार के लिए अच्छी तेजी का दिन, किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, हमारे से कुशल से हमारे साथ है। कुशल, जरा बताएं आज के बाजार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन था और कहां पर थी सुस्ती। जी, तो बाजारों में आज भारी उतार चढ़ाव में देखने को मिला। स्पेशली अगर आप सेकेंड हाफ में देखें तो एक कंटिन्यूअस अपवर्ड ट्रेंड यहां पर आता हुआ नजर आया, और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बाजार बंद होते हुए दिखे। इसमें चढ़ने वाले शेयरों की सूची में काफ़ी सारे स्टॉक्स थे, जिसमें आइशर मोटर्स टॉप गेनर निकल कर आया। 4-4.5% तक का उछाल यहाँ पर आप इस स्टॉक में देखने को मिला। डिविस लैब, जीएसडब्ल्यू स्टील भी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। गिरावट का रुझान सबसे ज़्यादा आज के सत्र में हीरो मोटोकॉर्प में नजर आया। इनफैक्ट आईटी रिलेटेड जो खबर आती हुई दिखी थी, उसके बाद आप देखिए स्टॉक में लगातार गिरावट बनी, और ऑलमोस्ट 7% तक की इंट्राडे गिरावट यहां पर आती हुई नजर आई। ओएनजीसी, कोल इंडिया और तमाम जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, वहां पर आज के सत्र में दबाव हमें देखने को मिला। सबसे बेहतरीन गेंस कहां पर आते हुए दिखे, उसमें राष्ट्र केमिकल्स आरसीएफ टॉप गेनर था, करीब 13% की तेजी थी। और सीमेंट स्पेस आज का बजिंग सेक्टर था, जहां पर दमदार तेजी बिरला कॉर्प की तरफ से भी आती हुई नजर आई। इनफैक्ट गिरने वाले शेयरों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वर्धमान टेक्सटाइल शामिल थे।
और सीमेंट स्पेस की जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो बिरला कॉर्प के साथ साथ इनसीएल्ट इंडस्ट्रीज, मंगलम सीमेंट, जीके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी 7 से 9% तक की तेजी बनती हुई नजर आई। फार्मा स्पेस भी पीछे नहीं था, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनी। इप्का लैब टॉप गेनर निकल कर आया। फाइनेंस स्पेस से पूनावाला फिनकॉर्प ने अच्छी पारी खेली। एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ पर भी अच्छी तेजी थी, पर पीएसयू जितनी भी है वहाँ पर दबाव आज के सत्र में बना। और अंत में जी के हिट कॉल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर अदानी पावर सिमिज की तरफ से आया था, 11-12% की तेजी बनी। भारतीय एयरटेल लगातार दूसरे दिन यहाँ पर अच्छी तेजी बनी और वागले साहब ने इस पर आपको रिकमेंडेशन दी थी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बाजार की ब्रेड कुछ एक पॉकेट्स में काफी दमदार रही, पर कहीं ना कहीं सरकारी कंपनियां आज के सत्र में वीकनेस शो करती हुई नजर आई। और आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, लगातार दूसरे दिन बाजार के हरे निशान में क्लोजिंग, फिलहाल ये तेजी आप आगे भी बनी रहने का अनुमान जता रहे हैं। फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए कल के लिए इंट्राडे, और हफ्ते भर का नजरिया कहां? हाँ बिल्कुल स्वाति, आज के बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बाद हम डेज हाई पे जाके बंद हुए। दोपहर के बाद ये जब खबरें आने लगी रशिया और यूक्रेन के बीच जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वहां से कुछ पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं। और जब अब हमारे बाजार बंद हो गए तो शाम तक ये खबरें आ गई कि रशिया ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कम करने के लिए मंजूर किया है। तो उसके कारण से मुझे लगता है कल एक बहुत ही दमदार तेजी भारतीय बाजारों में भी दिखनी चाहिए। अभी यूएस के मार्केट्स भी, जो यूएस फ्यूचर्स है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं, वहां पे भी एक अच्छा सत्र रहना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द मार्केट्स फॉर टुमारो। मुझे लगता है ये जो ईयर एंड भी है, परसों एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी, तो इन सब के बीच थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रह सकती है, बट ओवरऑल बाजार पॉजिटिव रहने चाहिए। ये जो रशिया यूक्रेन के विवाद के सलटने के जो आसार नजर आ रहे हैं उसके कारण। बाकी कल के लिए जो मेरी टॉप पिक रहेगी वो रहेगा एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स जो कि पिछले 2-3 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बाजार को, वहां पे एक शानदार तेजी कल देखी जानी चाहिए। और वहां पे इसे मैंने लीडर को चुना है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है और बहुत ही सॉलिड फंडामेंटल्स है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही अच्छी ग्रोथ बताती है कंपनी। मुझे लगता है कल के लिए इस स्टॉक को खरीदना चाहिए। आज ये 1451 पे बंद हुआ है। मेरा इसमें टारगेट है 1475-1480 का टारगेट है और 1440 का टन का स्टॉप लॉस रखना है। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, मेरी पोजिशनल पिक रहेगी एक कॉफी स्टॉक जिसका नाम है सीसीएल प्रोडक्ट्स। ये स्टॉक आज 409 के लेवल पे बंद हुआ है। ये भारत की एक लीडिंग कॉफी बनाने वाली कंपनी है जिसके 250 से ज्यादा ब्लेंड्स ऑफ इंस्टेंट कॉफी ये बनाती है और एक्सपोर्ट करती है, ग्लोबल कॉफी मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाईज करती है। 90 से ज्यादा देशों में इनका एक्सपोर्ट है और वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। और इनके खुद का ब्रांड भी है B2C सेगमेंट के लिए, कॉन्टिनेंटल ब्रांड है वो। बाकी जिस तरह से इंटरनेशनली कॉफी के प्राइसेस भी बढ़े हैं, ब्राजील में ऐसे माना जा रहा है क्रॉप कुछ खराब हुआ, उसका एक फायदा कॉफी मैन्युफैक्चरर्स को होना चाहिए। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 440 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 395 रुपए। बिल्कुल। और विकास जी की राय, एक दिन का नजरिया इंट्राडे के तौर पर एचडीएफसी बैंक में खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। और पोजिशनल व्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो सीसीएल प्रोडक्ट्स में आप खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च न सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है बल्कि कई बदलावों का भी दिन है। 31 मार्च से निफ्टी और बैंक निफ्टी में बदलाव होने जा रहे हैं। वे बदलाव क्या है? वरुण दुबे हमारे साथ है। वरुण, 31 मार्च को कौन से महत्वपूर्ण बदलाव? देखिए, 30 मार्च की क्लोजिंग से यानी कि 31 मार्च से निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 नेक्स्ट, इनमें काफ़ी सारे बदलाव हो रहे हैं जिन पे आपको नज़र रखनी है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो आईओसी जो है वो अब निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं रहने वाला है और इसकी जगह लेगा अपोलो हॉस्पिटल। और अगर इसके चलते अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल में करीब 15-15.5 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी हो सकती है और आईओसी में करीब 10 करोड़ डॉलर के आसपास की आउटफ्लो जो है वो हो सकते हैं। निफ्टी 50 में आने के बाद अपोलो हॉस्पिटल का जो वेटेज होगा वो करीब 0.6-0.7% के आसपास का रह सकता है। अब इनफ्लोज आउटफ्लोज इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि जो फंड्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं, निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं, तो जो स्टॉक उसमें हिस्सा बनेगा उसमें वो खरीदारी करेंगे और जो स्टॉक बाहर जाएगा उसमें वो बिकवाली करते हैं। इसके अलावा कुछ वेटेज चेंजेस भी हो रहे हैं, उसके चलते भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हो सकते हैं। जैसे कि एक्सिस बैंक जो है उसके वेट में बढ़ोतरी होगी, इसके लिए करीब 1.4 डॉलर के आसपास की खरीदारी हो सकती है। टाटा स्टील के वेटेज में बढ़ोतरी होगी, इसके लिए यहाँ खरीदारी हो सकती है। इन्फोसिस के वेट में गिरावट होगी, कमी होगी, इसके लिए 3.2 डॉलर के आसपास की बिकवाली जो है वो इस कंपनी में हो सकती है। एचसीएल टेक में 1.1 करोड़ डॉलर के आसपास की बिकवाली होगी। तो तमाम वो स्टॉक से जेएसडब्ल्यू स्टील, अडानी पोर्ट, रिलायंस जिसके वेटेज में कमी होगी इसके लिए वहाँ पे गिरावट हो सकती है। वहीं
बैंक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब बैंक निफ्टी का हिस्सा बनेगा और आरबीएल बैंक जो है वो बैंक निफ्टी से बाहर जाएगा। इसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा में 6.7 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी होगी और आरबीएल बैंक में करीब 2.4 करोड़ डॉलर के आसपास की बिकवाली जो है वो हो सकती है। और इसके चलते बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वेटेज है बैंक निफ्टी में वो करीब 1.85% के आसपास रहेगा। वहीं स्टॉक्स पर भी अगर आप बाकी देखेंगे तो वेटेज बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक का। इसके चलते करीब 1.3 से 5.7 करोड़ डॉलर के आसपास की खरीदारी जो है इन बैंक्स में हो सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस, एसबीआई, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आउटफ्लोज हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। उसके चलते एसआरएफ, माइंडट्री जैसे काउंटर्स है, जोमेटो जैसे काउंटर्स है, वहाँ पे खरीदारी हो सकती है। वहीं जेएसपीएल, ओरोफार्मा, एचपीसीएल, येस बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे भी आपको नज़र रखनी है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर हो रहे हैं तो यहाँ पे बिकवाली हो सकती है। तो काफ़ी सारे बदलाव होंगे जो 30 तारीख के क्लोजिंग यानी कि 31 तारीख से लागू होंगे, जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और वरुण, इसके तो एक दिन के बाद अप्रैल से गैस महंगी हो सकती है। अब इसका जो इम्पैक्ट है कहां कहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए 1 अप्रैल से नेचुरल गैस की कीमतें जो है उसमें बदलाव होगा और अगर आंकड़ों की माने तो बदलाव भारी भरकम होना चाहिए। अगर आंकड़ों की माने तो करीब 140% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो नेचुरल गैस की कीमतों में होनी चाहिए और जो $2.9 के आसपास नेचुरल गैस की कीमतें हैं उसको बढ़ के करीब $7 से $8 के आसपास होना चाहिए। और ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में एलएनजी की कीमतें जो है वो लाइफ हाइस पे पहुंच चुकी है। हेनरी हब की कीमतों में 60-70% के आसपास की बढ़ोतरी है। यूरोप में गैस की जो कीमतें हैं उसमें 3 से 4 गुना के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं 1 अप्रैल से उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से महंगाई है उसको देखते हुए शायद सरकार एक ही साथ इस तरह की कीमतें जो है उसमें बढ़ोतरी ना करे और जो बढ़ोतरी है वो हो सकता है कि $1 से $2 के आसपास हो। फिलहाल $2.9 के आसपास है। माना जा रहा है कि करीब $4 या $5 के आसपास ये कीमतें पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक्चुअली इसको $7 से $8 के पास होना चाहिए। यानी कि हो सकता है कि सरकार इस बार थोड़ा पास ऑन करे और आगे चल के अक्टूबर में गैस की कीमतें जो है उसमें और भी बढ़ोतरी करे। जो भी हो, गैस की कीमतें अगर बढ़ती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे पड़ता है। खासकर अगर आप देखेंगे तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा सीएनजी या फिर पीएनजी के लिए नेचुरल गैस की यूज़ करती हैं और अगर $1 भी नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे सीएनजी के दाम जो है उसमें 4 से 5 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि ओवरऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को देखेंगे तो कुल नेचुरल गैस का 30 से 35% तो यही इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र कंपनीज़ करीब 26% का इस्तेमाल ये करते हैं। पावर कंपनीज़ करीब 22% के इस्तेमाल जो है वो ये करते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं और अगर गैस की कीमतें बढ़ती है तो इन कंपनीज़ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन फ़ायदा अगर किसी को होगा तो खासकर अपस्ट्रीम कंपनीज़ को होगा, जैसे कि ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, एचओआईसी, गेल। तो इन सभी कंपनीज़ पे आपको नज़र रखनी है। देखते हैं कि 1 अप्रैल से किस तरह की बढ़ते हैं दाम, लेकिन बढ़ना तो कम से कम तय है। तो 1 अप्रैल से महंगे हो सकते हैं नेचुरल गैस के दाम। अब खास तौर पर इस सेगमेंट में विकास जी, आपको कहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट लगता है? कोई खास पसंद आपकी? देखिए, पॉजिटिव तो जो गैस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिन्होंने यहाँ पे भी दाम भी बढ़ाए हैं या बढ़ाएंगे तो उनके लिए तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो गुजरात गैस जैसा स्टॉक है, पेट्रोनेट एलएनजी है, फिर इवन आईजीएल, एमजीएल है, उनके लिए मुझे लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी नेगेटिव रहेगा जो एक तो सेरामिक वाली जो इंडस्ट्री है जिनके लिए गैस का उपयोग होता है तो उनको चूंकि गैस ऊंचे भाव में खरीदना पड़ेगा तो वहां पे एक इम्पैक्ट आना चाहिए। सेरामिक है, टाइल्स है, सैनिटरी वेयर वाली जो सेक्टर है जिसमें सेरा सैनिटरी वेयर, एचएसआईएल, सोमानी सेरामिक्स, इस तरह की जो कंपनियां उनको कजरिया सेरामिक्स, इनको इम्पैक्ट होएगा। बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर को भी इम्पैक्ट होएगा बट फर्टिलाइजर पे उतना नेगेटिव नहीं हो बिकॉज इंटरनेशनली फर्टिलाइजर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो उसका एक फायदा पूरे सेक्टर को देखने को मिल रहा है। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो बातचीत चल रही है वो कहां तक पहुंचती है और वहां से किस तरह के संकेत आते हैं। कच्चे तेल को लेकर नजर रहेंगी क्योंकि आखिरी 1 घंटे में कच्चा तेल भी उछलकर वापस $113 के आसपास आया है। तो कच्चा तेल ज्यादा बढ़ गया तो मूड खराब कर सकता है। अमेरिका में अच्छा ट्रेडिंग सेशन होने की उम्मीद है। 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, वहां पर कैसा प्रदर्शन रहता है वो थोड़ा बहुत हमारा डायरेक्शन देगा। लेकिन इन सब के बीच में हमारे अपने जो ट्रिगर हैं, एक गुरुवार की एक्सपायरी के और दूसरा आज देखते हैं एफआईज की तरफ से
और घरेलू फंड्स की तरफ से कैसे डेटा आते हैं। सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि हमने इस पूरे रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग आज देखी है निफ्टी पर, तो अब कल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा 17,150 से लेकर 17,225 की रेंज, ये रहेगी मजबूत सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 17,450 17,550 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500 35,700 कल आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,425 से लेकर 36,600 की रेंज होगी जो बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए आपके लिए बनती है। तो देखते हैं अगर ग्लोबल मार्केट से किसी तरह की खराब खबर ना आए तो बाजार कल और मजबूती दिखाने को तैयार है। अच्छी खबर आई तो जोर से भागेंगे, और थोड़ी कम अच्छी खबर आई या हल्की फुल्की खराब खबर आई तो हल्का नीचे करेक्शन देकर फिर से बाजार खरीदारी के मूड में आते दिखेंगे। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है अभी तक, जब तक कि कोई खास बड़ी बुरी खराब खबर ना आ जाए तब तक गिरावट में खरीदारी का माहौल बाजार में बनते हुए साफ नजर आ रहा है। अगले 2 ट्रेडिंग सेशन बाजार में दिग्गजों के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन भरपूर रहेगा। और आइए देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की रणनीति कल का ऑप्शन में। हमारे साथ माफ कीजिए शो में शामिल हो चुके मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़े। चंदन जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां? जी नमस्कार। देखिए बाजार के लेवल से अच्छी रिकवरी पिछले 2 दिनों में देखने को मिली है। निफ्टी जिस हिसाब से नीचे के लेवल से सपोर्ट लेके घुमा है, कहीं ना कहीं 17,500 तक के दायरे को छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो 2 ट्रेड सेटअप यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। एक तो मेटल से रहेगा JSW स्टील। JSW स्टील काफी अच्छा प्राइस पैटर्न दिखा रहा है, लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे हुए हैं, काउंटर में मोमेंटम है, और निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो कहीं ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है और पॉजिटिव अपटिक बनने चाहिए। तो JSW स्टील का अप्रैल यानी अगले महीने की 770 की कॉल लेने की सलाह रहेगी। 30 रुपए के आसपास ये बंद हुई है, 23 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और ये कॉल आपको लगभग 44 से 45 रुपए के टारगेट दिखा सकती है। दूसरा ट्रेड रहेगा डेल्टा कॉप लगभग पिछले 20 से 25 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिखाया है। 330 जो एक मेजर हर्डल होता था उस हर्डल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। 355 तक के अपटिक बन सकते हैं। तो अप्रैल का 340 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 18 रुपए के आसपास बंद हुआ। 13 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ये कॉल लगभग आपको 28 से 30 रुपए का टारगेट दिखा सकती है। बहुत धन्यवाद चंदन जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और विकास जी आपके पास आ रहे हैं और समझेंगे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किसी को रखनी हो तो कौन सा स्टॉक रहेगा आपके पसंद? बिल्कुल स्वाति, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है उसी सेक्टर से जिसकी थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था, फर्टिलाइजर स्पेस। यहाँ से मैंने आज पिक किया दीपक फर्टिलाइजर्स को, जो कि आज 544 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर्स के अलावा माइनिंग केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और क्रॉप न्यूट्रिशन के भी कारोबार में है। भारत की सबसे बड़ी नाइट्रिक एसिड बनाने वाली कंपनी है। सॉलिड फंडामेंटल्स है इस कंपनी में। IFC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी अराउंड 5.06% स्टेक ओन करता है, फिर फिडेलिटी अराउंड 1.21%, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 53% की हिस्सेदारी है। और मुझे लगता है जिस तरह से वर्ल्ड वाइड ये रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज हो गई है और जिसके कारण इंटरनेशनली फर्टिलाइजर प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। तो आने वाले 9 से 12 महीने के लिए इसको खरीदने की सलाह, और मेरा इसमें 700 रुपए का टारगेट है। दीपक फर्टिलाइजर, इसमें लॉन्ग टर्म खरीदारी मतलब 9 से 12 महीने का अगर आपका नजरिया है तो उसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा सुझाव दिया है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी ने। विकास जी बहुत धन्यवाद आपका करते हैं आज हमारे साथ बाजार आज और कल के शो में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर जी बिजनेस पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।